हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज न्यू मून का दिन है और मुझे बहुत से मैसेज आए कि डीएम की बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत चेजिंग एनर्जी है। देखिए सच कहूँ तो आज मैं भी बहुत इमोशनल हूँ और जो ये वीडियो है ये मेरे लिए बहुत ही मार्मिक है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत सैड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी हीलिंग की ज़रूरत है, बल्कि मुझे दुख है कि कहाँ मेरी मेहनत में कमी आ गई या क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। ये सब तो आप आगे वीडियो में डिवाइन फेमिनिन को सुन के ही जानेंगे। लेकिन अब लगता है कि बस करिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सुन ली, ट्विन फ्लेम का सारा कंसेप्ट आपने जान लिया। ठीक है, अब वक्त है अपनी गलती को सुधारने का। जान चुके हैं हम सारे कंसेप्ट, क्या है ट्विन फ्लेम और कैसे डीएम आता है, कैसे थर्ड पार्टी आती है, कैसे हमको इनर वर्क करना है, कैसे हम लोग ट्रिगर होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, सब जान चुके हैं। अब ये सारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, छोड़िए। अब आगे की बात करें कि जब हम गलती कर देते हैं और हमारी छोटी सी भूल हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देती है। दुख होता है कि जब आप मिसगाइड होते हैं कई चैनल्स को सुन के। ठीक है, जिसमें इस स्टोरी को आप आज आखिर तक सुनिए। और कहते हैं ना कि डीएम लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। शायद ये कहानी सुनने के बाद आप बोलोगे इस स्टोरी का जो डीएम है, और ऐसे मैंने कई अनगिनत डीएम देखे हैं, मेरे भी डीएम हैं, जो कि फॉर मी नेक्स्ट टू द गॉड। नार्सिसिस्ट बोलना एक प्रकार से पाप है। ठीक है, हमें अपनी गलतियां सुधारनी है। और आज की कहानी में जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, उनको मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो अपनी गलती का एहसास कर ले वो नार्सिसिस्ट तो हो ही नहीं सकता। शी इज़ डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन। बट आप ये सोचिए कि उनसे जो भूल हुई और उसके बाद अगर कोई डीएम डीएफ को नार्सिसिस्ट बोले तो कैसा लगेगा। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ ना बोलूँगी, इतना ही कहूँगी, आखिर तक सुनिए। ये बहुत बड़ा सोल पर्पस डीएफ ने किया है, जिससे कि आप अपनी जर्नी बचा सकते हैं। उनकी लाइफ में अब आगे क्या होगा ये तो डिवाइन को ही सरेंडर है। पर कहते हैं ना, किसी एक को तो सूली पे चढ़ना ही पड़ता है आगे के लोगों को बचाने के लिए, और ये हमारी आर्मी काम कर रही है। रेफरमेंट को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए कि ठीक है जो भी हुआ, लेकिन अब आगे उनके डीएम से फिर से वही मिलन हो जाए जो आप सब अपने डीएम के साथ चाहते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सुनिए, ये आप सब के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। अपना ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग माँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी के बारे में अपनी सोल फैमिली को कुछ बता पाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं ये इस मैसेज से सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में किस गलतियों की वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हमारी जर्नी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और ये जर्नी और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं एक मैरिड पर्सन हूँ और मेरे डीएम मेरी लाइफ में 2011 में आए थे। और मेरे जो डीएम है वो एक सिंगल पर्सन है और 2011 से लेकर 20 तक हम दोनों के बीच में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। उतार चढ़ाव तो थे हम दोनों के रिलेशनशिप में, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा थे उतार चढ़ाव, लेकिन फिर भी हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे से कनेक्ट रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन 2020 में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसा हुआ
कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे डीएम मुझे अभी पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे हैं, वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि ये 10 सालों से जो रिलेशनशिप निभा रही हूँ मैं अकेली ही निभा रही हूँ, जो एफ़र्ट्स कर रही हूँ मैं अकेली ही कर रही हूँ, उनकी तरफ से वो सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें मेरे दिल में घर करने लगी और बहुत सारे सवाल आने लगे मेरे मन में। और ये सारी बातें मैंने अपने डीएम से भी शेयर की। मैंने उन्हें भी बताया कि मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि आपका अटेंशन नहीं है, आप अभी पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे हो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हो। तो मेरे डीएम ने मुझे बोला कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रेस्ड हूँ और आप थोड़ा सा चाहिए तो टाइम ले लो, आपकी गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी पता नहीं मैंने उनकी क्यों कोई बात नहीं मानी और मेरे मन में ये सारी चीज़ें और भी बढ़ती गई और मैंने फाइनली खुद से ही एक डिसीजन लिया इन सब चीज़ों से परेशान होकर कि अभी मुझे साथ में नहीं रहना है। अभी इतने 10 साल तो मैंने अकेले इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स दिए हैं, अटेंशन दिया है, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है। अब मुझसे ये नहीं होगा और मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं अभी उनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ उनसे। और मैंने अपने डीएम से बात की। मेरे डीएम एग्री तो नहीं थे इन सब चीज़ों से, वो क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम अलग हो। वो हमेशा से यही चाहते थे कि लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन आए पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मेरे डीएम के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी जो बहुत पहले से थी कि उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है और उनका कहना हमेशा यही रहता था कि लाइफ में चाहे जो भी हो सिचुएशन या जो भी तकलीफ़ें हो, उससे कभी भागा नहीं जाता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। पर मुझ में उनकी तरह पेशेंस नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे ये डिसीजन लिया कि अब हमें अलग होना है। और मेरे डीएम ने मेरे सामने इस बात को एग्री भी कर लिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि जब मैं ही नहीं रहना चाहती इस रिलेशनशिप में तो वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे सरेंडर किया इस बात को और मुझे कहा कि ठीक है, आप जो चाहते हो वैसा ही होगा। और उसके बाद ऐसा हो गया कि मैंने जैसे हम दोनों रह रहे थे मुंबई में और मैंने अपनी फैमिली के साथ में मैं शिफ्ट हो गई अहमदाबाद। तो हम दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो गया अलग होने के बाद। और जैसे ही मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गई तो ऐसा हुआ कि उनसे अलग होने का तो डिसीजन मैंने ले लिया था, पर दिन में 1-2 कॉल हम एक दूसरे को कर ही देते थे, बात तो हो ही जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा था क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था वो मेरे डीएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उन्हें बहुत हर्ट हुआ था मेरे डिसीजन से, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी बोला तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके बिहेवियर से मुझे लग रहा था। और वहाँ पे जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगी, टेंस होने लगी और मेरे मन में और भी ज़्यादा सवाल आने लगे क्योंकि मैं वहाँ पे जाने के बाद भी खुश नहीं थी और उनसे अलग होने के बाद भी मैं अलग नहीं हो पा रही थी। उनके ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहे थे, उन हर पल हर सेकंड बस उनके बारे में और भी ज़्यादा मैं सोचने लगी। अब पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, क्योंकि मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं रहे थे। और इसकी वजह से और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा था कि मेरे डीएम मुझे अटेंशन बात तो कर रहे थे लेकिन पहले से भी ज़्यादा इग्नोरेंस बढ़ गई थी, वो मुझे दिख रहा था। लेकिन फिर भी मैंने मन से कहीं ना कहीं हार तो नहीं मानी थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे और एक चांस देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, लेकिन फिर भी कोई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर
एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सामने यूट्यूब पे ये सोल जर्नी के, ट्विन जर्नी के वीडियोस आने लगे और मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया। और तभी तो मैं कुछ जानती नहीं थी ये सब जर्नी के बारे में, मुझे नहीं पता था ये ट्विन जर्नी क्या होती है। लेकिन जैसे ही ट्विन जर्नी मैंने सुना कि ऐसी भी कोई जर्नी होती है, तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया इस पे और 1-2 महीने एटलीस्ट मैंने सर्च किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं इसी जर्नी में हूँ, इसीलिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं हम दोनों के बीच में। और उसके बाद फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया। मैम से कांटेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मैं इसी जर्नी में हूँ, मैं ट्विन जर्नी में हूँ। और मैम ने मुझे गाइडेंस दी। मैम से मैंने बेसिक जो इनर वर्क होता है वो लिया, क्योंकि तभी मैं इतनी फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं थी कि मैम से पूरा इनर वर्क अपना ले सकूं। लेकिन जो भी मुझसे बन सकता था मैंने वो लिया। और जितना मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे इनर वर्क करना चाहिए अपनी तरफ से, और जितना जो कुछ मैं सर्च कर रही थी उस तरफ से मैं ऐड करके भी खुद से कर रही थी और मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया। तो मैं मेडिटेशन सुबह 3:30 को उठ के करती थी, एक आफ्टरनून में करती थी और एक रात को सोने से पहले करती थी। मैं दिन में 3 टाइम कर रही थी। और ये मेडिटेशन मैंने पूरी ईमानदारी से कम 3-4 मंथ्स अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। और उसके बाद कुछ ऐसा होने लगा कि सडनली मेरे अंदर अपने आप चेंजेस आने लगे। जो सुकून मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ पे जाने के बाद, वो सुकून मुझे मिलने लगा, वो पीस मुझे मिलने लगा। मैं काफ़ी सवालों के जवाब मुझे अपने आप मिलने लगे, मैं खुश रहने लगी। और उसके बाद ऐसे मिरेकल हुए कि मेरे जो डीएम, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था अटेंशन नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे, वो सब कुछ होने लगा। वो मुझसे अच्छे से बात भी करने लगे और मुझे टाइम देने लगे। मुझे हमेशा जताने लगे कि अब भी मैं अलग तो हो चुका हूँ तुमसे, तुम भी अलग हो चुकी हो, लेकिन आज भी मेरे मन में वही प्यार है और मुझे एक मौका दो फिर से। मैं जो गलतियाँ मैंने की हैं पास्ट लाइफ में वो अभी मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने अपनी गलती भी रियलाइज़ कर ली कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती मेरी थी कि इस रिलेशनशिप में मैंने एफ़र्ट्स नहीं दिए, इसीलिए तुम्हें छोड़कर मुझे जाना पड़ा। और उन्होंने मेरे लिए वो चीज़ करना स्टार्ट कर दिया जो हमारे रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी था। और मैं उससे बहुत हैप्पी भी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कुछ अभी सही हो रहा है और मेडिटेशन करने के बाद ये सब कुछ फ़र्क आ रहा है और हम लोग के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन क्या था ना, मेरे डीएम सिंगल थे, तो कभी ना कभी तो उनको शादी करनी ही थी। और सिचुएशन, हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मैं एकदम से डिसीजन भी नहीं ले सकती थी उनके पास फिर से जाने का। तो उनकी फैमिली ने 2021 में उनके लिए लड़की देखना स्टार्ट किया और फाइनली उनकी फैमिली ने एक लड़की भी देखी। और मुझे मेरे डीएम ने ये बात मेरे सामने उसी वक्त रखी कि अभी मेरी फैमिली ने मेरे लिए लड़की भी देखी है। जिस तरह से हालात हैं हम दोनों के बीच में, मैं कुछ कर तो नहीं सकता क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। लेकिन हाँ, जो भी सिचुएशन है, जैसे भी हालात है, मैं फ़िज़िकल लेवल पे सिर्फ रहूँगा उनका, और सोल लेवल पर मैं तो आपका ही हूँ। हम चाहे जो भी हालात है पर अभी साथ में रहेंगे, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने ये भी बात मेरे सामने रखी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों से एग्री नहीं थी। और उस वक्त ऐसा हो चुका था कि मेरे डीएम का मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा होने लगा था, तो मैंने इनर वर्क को थोड़ा सा लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी शादी की बात सुनी तो मैं और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई। मेरे मन में सवाल आने लगे कि अभी पता नहीं मैं कैसे डील करूँगी, कैसे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर पाऊँगी, उनको किसी और के साथ मैं कैसे देख पाऊँगी। और मेरे अंदर वो गुस्सा आने लगा, वो जेलस होने लगी, मेरे अंदर नेगेटिविटी आने लगी। और फिर मैं कोशिश भी करती अगर मेडिटेशन करने की, तो पता नहीं ऐसा लगता कि जैसे मुझे कोई चीज़ रोक रही है। और मैंने खुद से भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत लाइटली ली। मैंने
इनर वर्क करना बंद कर दिया, मेडिटेशन करना बंद कर दिया। लेकिन मैंने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, फिर भी मेरे डीएम की जो वाइब्रेशन थी वो तो वही थी जो उनकी थी उस वक्त पे। क्योंकि वो मैंने इनर वर्क करना बंद कर दिया, फिर भी वो मुझसे वही लेवल की बातें करते कि जैसे मैं फ़िज़िकल लेवल पे शादी कर रहा हूँ, मैं फ़िज़िकल लेवल पे उनका होऊंगा, पर मैं सोल लेवल पे भी तो आपका ही हूँ, और मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मैं आपका ही रहकर होना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में तो आ रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे डीएम की किसी और से शादी कैसे हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एक्सेप्ट तो करना ही था, और फाइनली ऐसा हुआ कि उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई। और उस दौरान उनकी शादी की डेट फिक्स हो उस दौरान मेरे उनके बीच में काफ़ी झगड़े हुए, और मेरे अंदर गुस्सा और भी बढ़ने लगा, मैं और भी डिप्रेशन में जाने लगी। मैं फिर से रात भर जागने लगी। जिस तरह से मैं पहले जो वाइब्रेशन में पहले रहती थी, मेडिटेशन करने से पहले जो मैं नेगेटिव रहती थी, वैसे मैं फिर से होने लगी। और फिर से मेरे उनके बीच में झगड़े होने लगे, फिर से मैं उनसे मेरे मन में सवाल आने लगे। मतलब पहले जैसा सब कुछ फिर से होने लगा, क्योंकि मैंने अपने इनर वर्क को बहुत लाइटली लिया। और फाइनली जैसे जैसे उनकी शादी की डेट नज़दीक आ रही थी, तो मेरे मन में बहुत डर बढ़ता जा रहा था, और नींद आना तो मुझे बंद ही हो गया था। रात भर मैं बस यही सोचती थी कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, क्योंकि मैं रोक तो नहीं सकती उनकी शादी को, पर मैं एक्सेप्ट कैसे करूं कि वो किसी और की हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी आत्मा का हिस्सा मैं किसी और को कैसे सौंप दूं, कैसे देख लूं। लेकिन कहीं मुझे ये भी पता था कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि ये जो कुछ भी सारी सिचुएशन है उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए मैं रोक भी नहीं सकती थी। और ऐसा हो गया कि जैसे जैसे उनकी डेट नज़दीक आने लगी, कुछ शायद से 1 वीक ही बाकी था, और मैंने मैम से कांटेक्ट किया और मैम को सारी बातें बताई कि मैम मुझसे ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे मैंने किया है। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने इनर वर्क को बहुत लाइटली लिया। और मैम ने भी मुझे यही बात बोली कि कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स के साथ में एक चीट किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके डीएम अगर आपसे अच्छे से बात कर रहे थे तो आपको ये सारी चीज़ें लाइटली नहीं कर लेनी चाहिए थी। आपको ईमानदारी से आपका इनर वर्क करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया, आपने यूनिवर्स के साथ में चीट किया। तो मैम ने मुझे कहा कि अभी आप अच्छे से इनर वर्क कीजिए और जो कुछ हो रहा है उसको सरेंडर कर दीजिए। तो वैसे ही मैंने किया कि मैंने सरेंडर कर दिया, और मैम ने जो कुछ भी मुझे बोला वैसे मैंने करना स्टार्ट तो कर दिया है। और इस 21 मई को फाइनली मेरे डीएम की शादी हो चुकी है, और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। हाँ, बहुत डर था मुझे इन सब चीज़ों का कि पता नहीं मैं कैसे डील कर पाऊँगी अपनी डीएम की शादी को, लेकिन फाइनली मैम की ब्लेसिंग की वजह से और आप सभी की ब्लेसिंग की वजह से या आपके सभी के गाइडेंस की वजह से शायद मैं आज अपने आप को संभाल पा रही हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डील कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इन सारी चीज़ों को क्रॉस करना, लेकिन मैं कर पा रही हूँ। और फाइनली मैं आज यूनिवर्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ, एंजल माँ को थैंक्स कहना चाहती हूँ, आप सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने भी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को शेयर करके मुझे वो गाइडेंस दी है, मुझे वो रास्ता बताया है। इसीलिए आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी, माँ का भी यूनिवर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी गाइडेंस के बगैर ये जर्नी बहुत अधूरी है माँ, और यूनिवर्स के साथ के बगैर भी ये जर्नी बहुत अधूरी है। इसीलिए थैंक्स, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी है, और यूनिवर्स वही कर रहे हैं जो होना चाहिए।
और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो बस मैं अभी आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जो गलती मैंने अपनी जर्नी में की है, मतलब सब कुछ अच्छा था मेरे डीएम के बीच में, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैंने ही कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रखा और इनर वर्क को करके मैंने आधे में छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने ही सारी गलतियाँ की है। तो मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करना चाहूँगी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी जर्नी में ऐसी गलती ना करें। अगर आपका डीएम आपसे अवेकन होता है और आपसे थोड़ी सी भी अच्छे से बात करता है तो आप इस जर्नी को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जब तक आपके जीवन का क्षण क्षण कण कण है तब तक आपको ये इनर वर्क करना है, क्योंकि आपकी जर्नी ही ऐसी है जो इनर वर्क के बिना अधूरी है। इसीलिए बस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, थैंक यू।